भाग 15। विविधा नाराज होकर बोली, बोलने दो, कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरूं क्यों? क्या बाबूजी को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? क्या वो नहीं जानते कि मैं जहाँ भी जाती हूँ बताकर जाती हूँ? और अगर मुझे कोई पसंद भी होता तो आपको तो बताती ना मैं। छवि जी बोली, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा से जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, और अगर उसे कभी कोई पसंद भी आएगा तो मुझे जरूर कहेगी, क्योंकि तू मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती। लेकिन लोगों के ताने कैसे सुन पाएगी बेटा? विविधा बोली, आप मेरे साथ हो, बस यही बहुत है। और अगर किसी ने कुछ भी बकवास की तो मैं भी उसे जवाब जरूर दूंगी। विक्रम सीढ़ियों से उतर स्टडी रूम की तरफ जा रहा था कि आरुषि की याद आई। वह उसके कमरे की तरफ बढ़ चला और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। आरुषि अपने कमरे की खिड़की खोल एक ओर बैठी हुई थी। आज उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। विक्रम धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ा और उसके पास जाकर खड़े हो उसके सिर पर हाथ रख दिया। आरुषि को विक्रम की इस हरकत से अपने पापा के होने का एहसास हुआ, क्योंकि वह भी अक्सर पीछे से आकर उसके सिर पर ऐसे ही हाथ रख देते थे। आरुषि ने एकदम से पीछे मुड़कर पापा कहा, लेकिन सामने विक्रम को देख उसका वहम दूर हो गया। आरुषि ने जब उसे अपने कमरे में देखा तो दंग रह गई, क्योंकि आज पहली बार वो उसके कमरे में आया था। आरुषि के मुंह से पापा शब्द सुन विक्रम के चेहरे पर कसाव आ गया। कमरे में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण शांति छा गई। विक्रम का मूड अब और भी खराब हो चुका था। वह वापस जाना चाहता था कि आरुषि धीरे से बोली, सॉरी, वो पापा भी पीछे से आकर ऐसे ही मेरे मुंह से इसलिए पापा निकल गया। विक्रम ने खुद को संभाला। ठीक है। आरुषि उठने को हुई कि विक्रम ने बैठे रहने का इशारा किया। आज तुम्हारी विविधा मैम नहीं आई ट्यूशन देने? आरुषि बोली, अभी थोड़ा वक्त है उन्हें आने में। विक्रम बोला, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं कुछ देर बैठ सकता हूं तुम्हारे साथ? आरुषि थोड़ा साइड में हो गई। बैठिए ना भैया। विक्रम मुस्कुरा दिया और आरुषि के पास बैठ गया। कुछ पलों तक दोनों चुप बैठे रहे और एक दूसरे से अपनी परेशानी छुपाते रहे, लेकिन दोनों ही जानते थे कि दूसरा साथी परेशान है। विक्रम को लगा कि आरुषि इसलिए उदास है क्योंकि वह स्कूल नहीं पहुंचा। सॉरी, मैं काम में उलझ गया था तो लेट हो गया। आगे से कोशिश करूंगा कि फिर ऐसा ना हो। आरुषि हल्के से मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं भैया, पर आपको क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तो फिर आपने आज विविधा मैम की डांट चुपचाप कैसे खा ली? विक्रम को अब याद आया कि आरुषि की टेंशन के बीच में विविधा ने उसे कितना कुछ सुना दिया था, और वह वाकई में चुपचाप उसकी डांट सुन रहा था। बताओ ना भाई। विक्रम बात को संभालते हुए बोला, मैंने डांट इसलिए चुपचाप खा ली क्योंकि सच में मेरी गलती थी। दोनों एक बार फिर कुछ वक्त तक चुप लगा गए। विक्रम अब उठकर जाने को हुआ कि आरुषि बोली, एक बात पूछूं आपसे? विक्रम अब वापस बैठ गया। पूछो। आप गुस्सा तो नहीं करोगे? विक्रम उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, नहीं करूंगा, कहो। आरुषि हिचकिचाते हुए बोली, क्या आपको पापा की बिल्कुल भी याद नहीं आती? यह सुनते ही विक्रम के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया। वह नाराज सा आरुषि से नजरें हटा सामने देखने लगा। आरुषि ने कुछ वक्त तक उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो बोली, क्या आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे? विक्रम अब सख्त लहजे में बोला, कुछ गुनाहों की माफी कभी नहीं होती। आरुषि बोली, और अगर गुनहगार को अपने गुनाह पर पछतावा हो तो? पछतावे से हमारे हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती। खैर, तुम इन सब बातों से दूर रहो, अभी बच्ची हो।
विक्रम उठकर कुछ ही कदम चला था कि आरुषि खड़ी हो गई। इतनी भी बच्ची नहीं हूं भाई, सब समझ आता है मुझे। विक्रम के कदम रुक गए, लेकिन अब भी वो आरुषि की तरफ पीठ किए हुए खड़ा रहा। क्या समझ आता है तुम्हें? आरुषि बोली। आप तो बड़ी माँ के जाने के बाद सब कुछ छोड़ आए थे, पर मैंने देखा था पापा को कि वो कैसे आपको हर वक्त याद किया करते थे। जब मेरी माँ ने पापा को धोखा दिया तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो बड़ी माँ से तो माफी मांग नहीं पाए, लेकिन आपकी माफी के लिए हर वक्त तड़पते रहे। पापा को उनकी बीमारी ने नहीं, उनके अपराध बोध ने मार डाला। आपको पता है, पापा हमेशा कहते थे कि मेरा विक्रम जिस रोज मुझे माफ कर देगा, उस वक्त मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। उसकी माँ से तो मैं मरने के बाद माफी मांग ही लूंगा। पापा ने एक रोज मुझे कहा था कि मैं जरा भी ना डरूं कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे कि आप हो मेरा ख्याल रखने के लिए। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जब आप मुझे अपना लो तो मैं आपसे उनके लिए माफी मांग लूं। मैंने भी उनको वादा किया था कि एक रोज उनके लिए आपकी माफी लेकर ही रहूंगी। 2.5 महीने हो गए पापा को गुजरे, पर मैंने आज तक आपके मुंह से उनके लिए कभी कोई जिक्र नहीं सुना, और कभी कोई बात हुई भी तो आपके मुंह से उनके लिए पापा शब्द नहीं सुना। क्या सच में आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपको कभी उनकी याद नहीं आती? विक्रम अब भी चुपचाप खड़ा रहा। उसे ऐसे देख आरुषि आगे बढ़ी और अपने कबर्ड से एक लेटर निकाल विक्रम की ओर बढ़ा दिया। आपने तो उस रोज के बाद पापा से कभी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सारी बातें इस लेटर में लिख दी थी, इस उम्मीद में कि कभी तो आप ये लेटर पढ़ोगे। आप ये लेटर पढ़ोगे ना भाई? विक्रम ने अपने हाथ उस लेटर को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ाया। आरुषि ने ये देखा तो विक्रम की कठोरता देख उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने आगे बढ़ विक्रम के ट्राउजर के पॉकेट में वो लेटर रख दिया। प्लीज भाई, एक बार पढ़ लीजिएगा। विक्रम ने गुस्से से आरुषि को देखा और अपनी पॉकेट से वो लेटर निकालकर फर्श पर फेंक दिया। मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगा। दोबारा मेरे सामने उस इंसान का भूल कर भी जिक्र मत करना। उसकी तरफदारी करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें भी उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने पापा की तारीफों के पुल मेरे सामने बांधने की दोबारा कोशिश भी मत करना। विक्रम के गुस्से से तमतमाते चेहरे को देख आरुषि सहम कर पीछे हट गई। विक्रम उस पर चीखा, दूर हो जाओ इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से। आरुषि जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम कुछ वक्त तक वहां खड़ा रहा। उसका गुस्सा अब शांत हो गया। वह सामने पड़े लेटर को पैरों से रौंदता हुआ कमरे से बाहर निकल गया तो सामने से आती विविधा से टकरा गया। विविधा की नजर जब विक्रम पर पड़ी तो हैरान रह गई। विक्रम की आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और तेज कदमों से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। दयाल काका रोती हुई आरुषि को लेकर कुछ दूर खड़े विक्रम को जाते देख रहे थे। विक्रम सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे में आया और इधर उधर घूमते हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब वह ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो कमरे का सारा सामान उठाकर फेंकने लगा। सीढ़ियों के नीचे दयाल काका और आरुषि विविधा उसके कमरे से आती आवाज को सुनकर विक्रम के गुस्से का अंदाजा लगा चुके थे। विविधा ने दयाल काका की तरफ देखा। काका आप? दयाल काका उसकी बात समझ गए और जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर चले गए। दयाल काका विक्रम के कमरे में आए और उसको यूं ही सामान उठाकर फेंकते देखा तो उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन विक्रम उनकी एक भी नहीं सुन रहा था। उसके हाथ में जो सामान आता उसे उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर फेंक देता था। दयाल काका उसे पकड़कर समझाने की कोशिश करने लगे ताकि वो शांत हो सके, लेकिन विक्रम को रोकना काफी मुश्किल हो रहा था। आरुषि डरी सहमी सी विविधा का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। विविधा की नजरें विक्रम के कमरे पर ही टिकी हुई थी।
जब कमरे का सारा सामान फेंक दिया गया, विक्रम तब जाकर शांत हुआ। दयाल काका बुरी तरह हाँफ रहे थे। विक्रम ने उनको खुद से दूर किया और अपनी माँ की तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ और उसे एक टक देखने लगा। दयाल काका ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। उसने बहुत ही सख्त लहजे में काका से कहा कि इस वक्त वह उसे अकेला छोड़ दे। काका बोले, लेकिन विक्रम बोला, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। काका उदास हो वहां से चले गए। विक्रम को अब आरुषि की कही बातें याद आने लगी। उसने माँ की तस्वीर के पीछे से एक लिफाफा निकाला और उसमें मौजूद एक तस्वीर निकाली जो उसकी और उसके पापा की थी। इस तस्वीर में दोनों बाप बेटे काफी खुश नजर आ रहे थे। विक्रम कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा। सब खत्म कर दिया आपने। पहले मेरे लिए दुनिया के बेस्ट पापा थे आप, आइडल थे मेरे। मैं आपसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर लूं, लेकिन दिल के किसी कोने में शायद कहीं ना कहीं आज भी आपके लिए प्यार है और इसी वजह से मुझे खुद से भी नफरत है। विक्रम उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोने को हुआ कि अगले ही पल उसकी नजर जब माँ की तस्वीर पर पड़ी तो पापा के माँ को दिए धोखे की याद आ गई। दयाल काका बाहर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए और एक ओर बैठ गए। विविधा बोली, काका आप विक्रम को समझाते क्यों नहीं? दयाल काका बोले, क्या फायदा, फिलहाल उसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस वक्त वह किसी की बात भी नहीं सुनेगा, उल्टा और भड़केगा। विविधा बोली, तो क्या फिर ऐसे ही वो गुस्सा करता रहेगा जिंदगी भर? दयाल काका बोले, और कोई चारा भी तो नहीं है, फिलहाल उसे अकेला छोड़ना ही सही है। आरुषि रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है काका, मुझे भाई से वह सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। दयाल काका बोले, हाँ, तुम्हें अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। मैंने मना किया था तुम्हें इस घर में लाने से पहले कि जब तक मैं ना कहूं तुम मुझसे अपने पापा का कोई भी जिक्र नहीं करोगी और ना ही उनके लेटर के बारे में बताओगी। आरुषि बोली, मुझे याद आ रही थी पापा की, तो बस। कहते हुए वह चुप हो गई। विविधा बोली, बच्ची है काका, नहीं रहा गया होगा। दयाल काका ने मायूसी से आरुषि के कमरे में जाकर बड़े मालिक का लेटर उठा साफ करने के बाद अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। काका कमरे से बाहर निकल आए और विविधा से बोले, बेटा अगर तुम आरुषि को पढ़ाना चाहती हो तो पढ़ा सकती हो, वरना घर चली जाओ आज। विविधा ने आरुषि की तरफ देखा जो काफी डरी सहमी सी लग रही थी। मुझे भी नहीं लगता काका कि आरुषि फिलहाल पढ़ने की हालत में है, मेरा छुट्टी लेना ही सही रहेगा। विविधा वहां से जाने लगी कि आरुषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैम प्लीज मत जाओ, भाई को समझाओ ना कि इतना गुस्सा ना करे। विविधा बोली, देखो आरुषि, यह तुम्हारे घर का मामला है, मैं इसमें ज्यादा दखल नहीं दे सकती। फिर काका ने बताया ना कि विक्रम काफी गुस्से में है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। आरुषि बोली, तो आप आज यहीं रुक जाओ ना। विविधा ने दयाल काका की तरफ देखा, वह शांत से बैठे थे। विविधा ने कुछ देर सोचकर कहा, काका मैं आरुषि को आज अपने साथ घर ले जाऊं? वहां पर मैं हूँ, माँ है और बाऊजी भी है, तो इसका मन लग जाएगा और सुबह कल तक विक्रम का गुस्सा भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। काका बोले, नहीं, विक्रम को अगर यह बात पता चली तो वह और भी ज्यादा गुस्सा करेगा कि आरुषि को क्यों भेजा। इसे यहीं रहने दो, ये कहीं नहीं जाएगी। विविधा बोली, लेकिन काका ऐसे माहौल में बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, क्या देखेगी और क्या सीखेगी यह? अपने पिता के धोखे को याद कर विक्रम के हाव भाव एक बार फिर बदल गए। उसने अब गुस्से से वापस उस तस्वीर को लिफाफे में बंद कर माँ की तस्वीर के पीछे रख दिया और कमरे में एक और फर्श पर पड़ी गाड़ी की चाबी को उठा तेज कदमों से कमरे से बाहर की ओर चल पड़ा। काका विविधा की बात का कोई जवाब देते
कि उन्हें विक्रम के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। तीनों उस ओर देखने लगे। आरुषि विविधा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। विक्रम सीढ़ियों से उतरकर सभी को नजरअंदाज कर सीधे घर से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी की आवाज आई। विक्रम जा चुका था। विविधा आरुषि को उसके कमरे में ले गई और समझा बुझाकर शांत किया। वह कुछ देर तक उसके पास बैठी रही और जोक सुनाकर उसे हंसाने लगी। आरुषि का डर कुछ हद तक कम हो गया था। वह थोड़ी ही देर में सो गई। दयाल काका कमरे के बाहर से विविधा को आरुषि का ख्याल करते देख रहे थे। आरुषि के सोने के बाद वो सिटिंग एरिया में आकर चुपचाप बैठ गए। विविधा उठकर कमरे से बाहर निकलकर घर जाने लगी कि काका ने उसे देखा और मायूस से बोले, मेरे पास बैठो बेटा। विविधा अब चुपचाप उनके पास आ बैठी। काका बोले, क्या बात है? तुम जब आई थी तो कुछ परेशान लग रही थी, सब ठीक है ना? विविधा बोली, जी काका। कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दयाल काका बोले, विविधा बोली, आरुषि का ध्यान रखिएगा काका। दयाल काका ने उसकी ओर देखा। बहुत फिक्र है आरुषि की। विविधा ने हाँ में सिर हिला दिया। काका बोले, तो क्यों नहीं आ जाती हमेशा के लिए यहाँ? हमेशा उसकी नजरों के सामने रही तो अच्छे से ख्याल रख पाओगे उसका, और साथ ही मेरे विक्रम का। मुझे भी एक बेटी मिल जाएगी। विविधा शिकायत भरे लहजे से बोली, आपको अब भी ये सब सूझ रहा है? दयाल काका भावुक हो गए। तो क्या करूं? और नहीं देखी जाती मुझसे विक्रम की ऐसी हालत। पिछले 4 सालों से उसे अकेले ही तो संभाल रहा हूं। कभी कभी तो एकदम से बेकाबू हो जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत और कैसे सहन करूं मैं? कल को मुझे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा उसे? आरुषि का क्या होगा? वह तो बच्ची है, अपने भाई का मिजाज नहीं जान सकी अब तक। तुमने देखा ना उसके गुस्से को देखकर कितनी डर गई है बच्ची। क्या भविष्य होगा मेरे दोनों बच्चों का? विक्रम नफरत की आग में ही जलता रहेगा और आरुषि उसे देखकर डरी सहमी रहेगी। बाद में आरुषि की शादी हो जाएगी तो विक्रम एक बार फिर से अकेला हो जाएगा। विविधा चुपचाप काका की बातें सुन रही थी। काका ने विविधा की तरफ नजरें उठाकर देखा और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोले, इसलिए तो मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम विक्रम की जिंदगी में आ जाओ और मैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जी सकूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह तुम ही हो जो अपने प्यार और विश्वास से विक्रम को एक बार फिर से पहले जैसा बना सकती है। विविधा बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? आपने देखा ना विक्रम को कि कितना ज्यादा गुस्सा करता है वो। दयाल काका बोले, ओ, तो तुम्हें भी उसके गुस्से से डर लगता है? विविधा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हाँ डर लगता है, पर कभी कभी नहीं लगता। दयाल काका बोले, शायद तुम सही कह रही हो। तुम तो क्या, कोई भी विक्रम के गुस्से को देखकर उससे दूर ही रहेगा। कोई विक्रम को पसंद नहीं करेगा। उसका गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। विविधा बोली, ऐसी बात नहीं है काका। विक्रम समझदार है, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझता है और फिर आपसे, आरुषि से कितना प्यार भी तो करता है। रही बात उसके गुस्से की, तो आपको बता दूं कि अक्सर वही लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं जो किसी से अपने दिल की बातें, भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं कर पाते। वो लोग फिर गुस्से को अपना जरिया बना लेते हैं। काका मुस्कुरा दिए, कितने अच्छे से समझती हो तुम ये सब। तुम ही देख लो, एक बार समझाकर विक्रम को। विविधा बोली, मैं क्या बात करूं? वो वैसे भी बात कहाँ करता है, बस लड़ता रहता है। मुझे देख और भड़क उठेगा। दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। दयाल काका बोले, सच सच बताओ, क्या तुम्हें विक्रम जरा भी पसंद नहीं?
अगर नहीं है तो फिर मैं कभी भी तुमसे विक्रम के साथ शादी करने को नहीं कहूंगा। विविधा एक पल को खामोश सी काका को देखने लगी कि क्या कहे, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो शायद खुद उसके पास भी नहीं था। वह उठ खड़ी हुई। आप काफी परेशान हैं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आप थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। दयाल काका बोले, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। विविधा झुंझला गई। आप ना पागल हो गए और मुझे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कैक्टस की तरह सिर्फ कांटों से भरा पड़ा है वो। दयाल काका हंस दिए। तुम्हारा समझ नहीं आता मुझे कुछ। जब मैं विक्रम की तारीफ करता हूँ तो तुम बुराई करती हो, और जब मैं बुराई करता हूँ तो तुम तारीफ करती हो। देखो कभी अपने मन में झांक कर कि क्या चाहिए तुम्हें। विविधा बोली, काका आपका कुछ नहीं हो सकता। वह किचन में आकर चाय बनाते हुए विक्रम के बारे में सोचने लगी। उसने जब विक्रम की आंखों में नमी देखी थी तो खुद को जरा भी अच्छा नहीं लगा था। वह चाहती तो थी कि विक्रम को प्यार से समझाए, लेकिन किस हक से? वो भला क्यों सुनेगा उसकी? कुछ वक्त बाद वह चाय बनाकर लाई और काका को देकर उनके साथ बैठ गई। उसने जब देखा कि काका ठीक है तो जाने लगी। काका बोले, जा रही हो? हाँ, अब रुककर भी क्या करूंगी काका? आरुषि तो सो रही है, तो ट्यूशन तो है नहीं। दयाल काका बोले, सच कहूं तो जब तुम घर से जाती हो तो ऐसा लगता है कि इस घर का कोई सदस्य दूर जा रहा है। ये तो आपका प्यार है काका, अब आप परेशान ना होइएगा, और जब भी मन करे मुझे फोन कर सकते हैं आप। दयाल काका बोले, शुक्रिया। विविधा बोली, मैं चलती हूँ काका। दयाल काका सोचने लगे, जरूर कोई बात है जो इस बच्ची का चेहरा आज इस तरह मुरझाया हुआ था। लगता है कुछ छुपा रही है। विविधा घर से बाहर निकली और गहरी सांस ली। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। एक तो मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी टेंशन आ गई है, पता नहीं क्या मिलता है लोगों को यह सब करके। ऊपर से ये विक्रम जो अपने जख्मों को भरने ही नहीं देना चाहता, और काका भी जब देखो हमारी शादी की बात करते रहते हैं। ब्रिजेश जी अपने घर की तरफ से लौट रहे थे कि उन्हें देखकर मोहल्ले के कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। ब्रिजेश जी को यह कुछ अजीब सा लगा। आज से पहले तो इस तरह की हरकतें नहीं हुई। एक दो पड़ोसियों ने तो उन्हें देखकर मुंह ही फेर लिया था। यह बात ब्रिजेश जी को परेशान करने लगी कि आखिर क्या मामला है। वह घर आ छवि जी से बोले, कुछ हुआ है क्या? छवि जी अपना डर छिपाते हुए बोली, नहीं तो। ब्रिजेश जी बोले, तो फिर यह मोहल्ले की औरतें आज मुझे देखकर इस तरह क्यों कानाफूसी कर रही थी? कल तक जो भाई साहब करके रट लगाए रखती थी, आज मुझे नजरअंदाज करके चली गई। छवि जी के अब हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद अब सच सामने आने के करीब है। उन्हें भले ही लोगों की बात से फर्क न पड़ता हो, लेकिन कहीं गुस्से में ब्रिजेश जी कोई गलत फैसला न ले ले। विविधा विक्रम के घर से थोड़ी दूर ही चली थी कि मेघा का फोन आया। विविधा ने इधर उधर देखा तो सामने कुछ दूर एक पार्क नजर आया। उसने थोड़ा आगे बढ़कर उस पार्क के एक ओर स्कूटी खड़ी की। हाँ दी, कहिए। मेघा विविधा पर कटाक्ष करते हुए बोली, क्या बात है विविधा, तू तो बड़ी तेज निकली। सबके सामने तो बड़ी शरीफ बनती है और पीछे से बॉयफ्रेंड बना उसके साथ घूमती रहती है। आज ट्यूशन पढ़ाने ही गई थी या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली है? विविधा यह सुन खींच गई। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो, सब झूठ है, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। मेघा बोली, पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी है तेरी, अब तो झूठ मत बोल। ढूंढा भी कौन, एक ड्राइवर? कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। विविधा बोली, क्यों, ड्राइवर क्या इंसान नहीं होते? मेघा बोली, हाँ तो तू रख उस ड्राइवर को, तेरे लिए वही सही है, लेकिन हाँ उसके मालिक से मेरे लिए बात चला लेना।
अगर मैं तेरे उस ड्राइवर के मालिक की बीवी बन गई तो उसकी पगार में 2-4 हजार रुपए तरक्की कर दूंगी। अब अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। विविधा ने गुस्से में कॉल कट कर दी और गुस्से से बड़बड़ाती हुई पार्क में पहुंच एक और कोने में आकर बेंच पर बैठ गई। उस वक्त वहां पार्क में गिनती के कुछ ही लोग थे जो दूर बैठे थे। विविधा को मेघा की बातें बहुत बुरी लगी थी। वह सोचने लगी कि पता नहीं क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, क्यों बिना गलती के उसका नाम ऐसे उछाला जा रहा है। क्या अब मेघा जैसी लड़कियां भी उस पर उंगलियां उठाएंगी? विविधा की आंखों में अब आंसू थे। उसने उन्हें पूछने के लिए हाथ उठाया कि उसे कुछ एहसास हुआ। उसने चेहरा उठा सामने देखा तो कुछ ही दूर पर एक बेंच पर विक्रम किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 16। विविधा उसे वहां देख चौंक गई कि ये यहाँ क्या कर रहा है। विक्रम को पता ही नहीं था कि विविधा कुछ दूर उसके सामने ही आ बैठी है। शायद वह इस वक्त अपनी माँ की यादों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे जो कभी भी छलक सकते थे। विक्रम अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे इस कदर रोते हुए देख विविधा की आंखों से भी आंसू बह पड़े। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त क्या सही रहेगा। वह उसके पास जाना चाहती थी, पर साथ ही यह भी डर था कि कहीं विक्रम और भी ज्यादा गुस्सा न हो जाए। कुछ पल तक वह जैसे तैसे खुद को रोकती रही, लेकिन विक्रम का यह हाल उससे अब और नहीं देखा जा रहा था। वह उठकर हिचकिचाते हुए उसकी बेंच के पास जा पहुंची। विक्रम अभी भी रोए जा रहा था। विविधा ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, फिर घबराकर पीछे कर लिया। वह अब विक्रम की बेंच पर ही उससे थोड़ी दूर बैठ गई और आखिरकार उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विक्रम को जैसे ही किसी का स्पर्श महसूस हुआ, उसका रोना बंद हो गया। उसने अब खुद को संभाला और चेहरे से हाथ हटा अपने बाजू में देखा तो सामने बैठी विविधा को पाकर वह पहले तो हैरान रह गया कि ये यहाँ कैसे। फिर अगले ही पल असहज हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे यूं कमजोर पड़ते देखे। लेकिन विविधा ने उसे टूटते हुए देख लिया था। लेकिन विविधा की आंखों में आंसू क्यों हैं? उसने अब अपना चेहरा दूसरी ओर किया और आंसू पोंछ खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसे इस कदर बिखरा हुआ देख विविधा खुद को और नहीं रोक पाई और उठकर विक्रम के पास जा खड़ी हुई और उसे खुद की बाहों में ले लिया। विक्रम ने 1-2 बार नाराजगी से उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन विविधा ने उसकी एक न चलने दी। विक्रम कुछ ही पलों में एक बार फिर रो पड़ा। उसने भी विविधा को मजबूती से थाम लिया। दोनों के आंसू साथ साथ बहने लगे। थोड़ी देर बाद विक्रम एकदम शांत हो गया। विविधा को अब एहसास हुआ कि उसने कुछ देर पहले क्या किया। वह अब विक्रम से दूर हो गई। वह भी पीछे होकर बैठ गई। विविधा वापस से बेंच पर बैठ गई और आंसू पोंछ अपने पास मौजूद पानी की बोतल निकाल विक्रम के सामने कर दी। कुछ वक्त तक विक्रम खामोश बैठा रहा, फिर हाथ बढ़ा बोतल ले ली और थोड़ा पानी पीने के बाद अपना चेहरा धोने लगा ताकि किसी और को उसके रोने का पता ना चले। उसने बिना विविधा की ओर देखे बोतल उसकी ओर कर दी, जिसे उसने ले लिया। विक्रम अब अपने पॉकेट चेक करने लगा। विविधा चुपचाप बैठी उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रही थी। उसने जब देखा कि विक्रम को उसका रुमाल नहीं मिला है तो उसके सामने जा खड़ी हुई और अपने दुपट्टे का एक छोर उसके सामने कर दिया। विक्रम ने एक बार उस दुपट्टे को देखा, फिर नजर उठा विविधा की ओर देखा जो उसे ही देख रही थी, फिर बेरुखी से बोला, मुझे नहीं चाहिए। वह वहां से जाने के लिए जैसे ही उठने को हुआ कि विविधा ने उसे धक्का दे वापस बैठा दिया। विक्रम गुस्से से उसे देखने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धक्का देने की? तुम। विविधा गुस्से से उसे घूरने लगी और चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, मुझे अपने गुस्से से डराने की कोशिश मत करो। ये खड़ूसपन किसी और को दिखाना, चुपचाप मुंह पोंछो अपना। कहते हुए उसने अपना दुपट्टा एक बार फिर आगे किया। विक्रम पलटकर विविधा को जवाब देना चाहता था, लेकिन पार्क में कुछ लोगों को आते देख तमाशा न करने का सोच चुप रह गया।
विविधा ने जब विक्रम को खुद की बात को अनसुना करते हुए देखा तो सोचा कि इससे बहस करने से अच्छा है कि मैं ही कर देती हूँ। विविधा ने अब जैसे ही विक्रम की ओर दुपट्टा बढ़ाया कि उसने हाथ से विविधा के हाथ को पीछे कर दिया। विविधा ने 2-3 बार और कोशिश की लेकिन विक्रम नहीं माना। आखिरकार विविधा नाराजगी से बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे बिगड़े बच्चों को सुधारना बहुत अच्छे से आता है मुझे। विक्रम खुद समझ पाता कि विविधा ने अपना दुपट्टा लिया और उसके एक छोर से उसके दोनों हाथ एक साथ बांध दिए। विक्रम विविधा की इस हरकत को देख हैरान सा उसे देखता रह गया। विविधा अपनी ही धुन में मगन थी। कभी तो इंसानों की तरह पेश आया करो, हर बार साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम ड्रैकुला या महिषासुर हो। जब देखो बिगड़ैल बच्चों जैसे पेश आते हो। उसने जैसे ही दुपट्टे के दूसरे छोर से विक्रम का चेहरा साफ करना चाहा कि वह पीछे हट गया और सख्त लहजे में बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, हाथ खोलो मेरे अभी इसी वक्त, वरना। विविधा अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। विक्रम गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। विविधा वही एक पेड़ के पास गई और उससे एक थोड़ी मजबूत सी टहनी तोड़ उसकी छड़ी बनाकर विक्रम के सामने आ खड़ी हुई। अगर अब ज्यादा चू चपड़ की ना तो ये छड़ी सीधे तुम्हें लगेगी। विक्रम गरजा, मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? विविधा बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है कि तुम्हें डेमो देना पड़ेगा। कहकर उसने जैसे ही छड़ी उठाई कि विक्रम ने डर से आंखें बंद कर ली। पागल हो गई हो क्या? लग जाएगी मुझे। विविधा बोली, इतना ही डर है तो चुप बैठो। विक्रम सोचने लगा कि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कहीं सच में मार दे। वह अब चुप होकर बैठ गया। विविधा अब आराम से उसका चेहरा साफ करने लगी। That's like a good boy। विक्रम कुछ कहता कि तभी उन्हें हंसने की आवाज आई। दोनों ने उस ओर देखा तो कुछ देर पहले जो लोग पार्क में आए थे वे दूर बैठे इन दोनों की हरकतों को देखकर हंसने लगे। विक्रम यह देख झेप गया और अपना मुंह छुपाने लगा। विविधा ने हंसकर कहा, क्या करूं, जिद्दी और बिगड़ैल बच्चों को सुधारने का यही एक तरीका है। उन लोगों में से एक लेडी बोली, हाँ सही बात है। उस लेडी ने अपने हस्बैंड को, जो कहीं और देख रहे थे, विविधा और विक्रम की तरफ देखने का इशारा किया। देखो तो जरा कितना क्यूट कपल है, बच्चों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं। विविधा और विक्रम ने ये सुनकर अचंभे से एक दूसरे को देखा, फिर अगले ही पल एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। वो लोग अब घूमते हुए दूसरी ओर चले गए। विविधा विक्रम के हाथ खोलते हुए बोली, बेहतर होगा कि तुम अपने दिल की बातें किसी से शेयर कर लो, वरना कब तक खुद को यूं ही गुस्से की आग में जलाते रहोगे। विक्रम बोला, मुझे किसी से कुछ शेयर नहीं करना, कुछ नहीं है मेरे दिल में। विविधा धीरे से बड़बड़ाई, डरपोक। विक्रम ने उसकी बात सुन ली। क्या बोला तुमने? मैं डरपोक हूँ? हाँ। अच्छा, मेरे दिल की बात तुम जानती हो? हाँ। तो बताओ फिर क्या है मेरे दिल में? ये कह के विक्रम विविधा को गुस्से से घूरने लगा। विविधा बोली, मैं जानती हूँ कि जो लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस किसी से खुलकर नहीं कह पाते हैं, वही लोग बात बात पर इस कदर ज्यादा गुस्सा करते हैं। तुम काका से अपनी तकलीफ खुलकर बांट सकते हो, वो बहुत अच्छे हैं और जरूर तुम्हारी बात समझेंगे। चाहो तो मुझे भी कह सकते हो, एक बार में ही सब कह डालो। विक्रम ने अपनी नजरें विविधा से हटाकर दूसरी ओर कर ली। वह हैरान था कि विविधा को यह बात कैसे पता। विविधा यह देखकर मुस्कुरा दी और छड़ी एक तरफ फेंकते हुए बोली, सही बात कही ना मैंने, इसलिए नजरें चुरा रहे हो कि मुझे ये सब कैसे पता। विक्रम हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। विविधा ने विक्रम का चेहरा पकड़कर आहिस्ते से अपनी ओर किया और बोला, तो बताओ कि अपनी माँ के जाने के बाद तुमने इन 4 सालों में किसके साथ अपनी दिल की सारी बातें शेयर की? विक्रम सोच में पड़ गया। विविधा उसे खुद के दिमाग पर जोर डालते हुए देखने लगी। इस वक्त वह एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, जो एग्जाम के दौरान अपना जवाब याद करने की कोशिश कर रहा हो। विविधा के चेहरे पर यह देख मुस्कुराहट तैर गई। नहीं याद आ रहा ना?
विक्रम चुप लगा गया। वह उठकर जाने लगा कि कुछ याद आया। तुम भी तो रो रही थी थोड़ी देर पहले, विविधा बोली। कौन, मैं? नहीं तो, वह तो आंख में कुछ चला गया था। विक्रम मुस्कुरा दिया। तो इस हिसाब से तो तुम भी डरपोक हुई, विविधा बोली। नहीं, कुछ फैमिली से जुड़ी दिक्कत है और कुछ नहीं। विक्रम अब कुछ और कहता कि विविधा बोली, अंधेरा हो चला है, मुझे निकलना चाहिए और अब तुम भी घर जाओ। हो सके तो आरुषि से प्यार से पेश आइएगा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह उसे जाते देखने लगा। विविधा स्कूटी स्टार्ट कर अपने रास्ते चली गई कि पता नहीं विक्रम के मन में क्या आया। वह अपनी गाड़ी लेकर विविधा के पीछे चल पड़ा। पहले तो विविधा ने यह बात नोटिस नहीं की, लेकिन बाद में उसने साइड मिरर में जब उसकी गाड़ी देखी तो सोच में पड़ गई कि आज विक्रम उसके पीछे क्यों आ रहा है। जब वह मोहल्ले के पास पहुंची तो देखा कि विक्रम की गाड़ी कुछ दूरी पर रुक गई है। अब तक विविधा को समझ आ चुका था कि विक्रम उस रात की तरह ही आज भी उसके साथ आया है। विक्रम की खुद के लिए फिक्र देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बड़बड़ाई, इस लड़के का भी ना कुछ समझ नहीं आता, कभी इतना गुस्सा करता है तो कभी ऐसे केयर करके दिखाता है। विक्रम ने जब उसे मोहल्ले के अंदर जाते हुए देखा तो उसे तसल्ली हुई। वह वापस लौट गया। विविधा घर पहुंची तो देखा कि ब्रजेश जी गुस्से से दरवाजे पर ही खड़े हैं। विविधा घर आई तो दरवाजे पर बाबूजी को नाराज सा खड़े देख घबरा गई कि आज ऐसा क्या हुआ जो बाबूजी ऐसे गुस्से में हैं। तभी ब्रजेश जी बोले, कहाँ से आ रही हो? विविधा बोली, वह बाबूजी आपको बताया था ना कि मैं ट्यूशन लेने जाती हूँ। ब्रजेश जी बोले, वह तो मुझे भी पता है, लेकिन यह बताओ कि ट्यूशन टाइम 5:30 बजे से 6:30 तक है और अब तो 8 बजने वाले हैं। घर लौटने का मन नहीं करता क्या तुम्हारा? ज्यादा ही पसंद आ गया है वह घर। कहो तो उसी घर में किसी से शादी करवा के वहीं सेटल कर दूं। विविधा को यह सुनकर दयाल काका की याद आ गई। वह अपनी हंसी दबाए खड़ी रही। ब्रजेश जी बोले, सच बताओ, ट्यूशन पढ़ाने ही जाती हो या कहीं और? कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है तुम्हारा, या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो नहीं करना चाहिए था? विविधा थोड़ी नाराजगी से बोली, जब आपको अपनी बेटी पर इतना भरोसा ही नहीं है तो पूछ क्यों रहे हैं? ब्रजेश जी बोले, क्यों वक्त खराब करती हो एक बच्ची के लिए इतना? एक तो पहले ही मना करने के बावजूद जॉब कर रही हो, शादी के लिए मना कर रही हो, लेकिन जब उम्र निकल जाएगी तब बैठी रहना जिंदगी भर। विविधा बोली, अभी मैं बस 21 साल की हूँ, अगर 2 साल नौकरी कर लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा किसी का? रही बात ट्यूशन की, तो आपको बताया था मैंने कि उस बच्ची को मेरी मदद की जरूरत है। फिर आप ही तो कहते हो हमेशा कि अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ब्रजेश जी बोले, याद है, कभी तो नहीं रोकता हूँ, लेकिन मेरी छूट का ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश मत करना। 7:30 बजे से पहले मेरी बेटी मुझे अपने घर के अंदर चाहिए, समझ गई? विविधा बोली, जी बाबूजी। ब्रजेश जी घर के अंदर जाने लगे तो कुछ सोच कर रुक गए। जरा मुझे बच्ची के घर वालों का नंबर दो, मैं फोन कर उनसे बोल देता हूँ कि तुम्हें 7 बजे के बाद ना रोकें। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात पर अमल करोगी। विविधा सोचने लगी कि उसने दयाल काका का नंबर दिया और बाबूजी को उनसे पता चल गया कि मैं तो 6:30 बजे से पहले ही घर के लिए निकल गई थी, तो बाबूजी के साथ साथ काका भी शक करेंगे कि मैं कहाँ थी अब तक। वह बात टालने की कोशिश करने लगी। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? ब्रजेश जी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक पिता अपनी बेटी की चिंता करता है तो इसमें गलत क्या है? विविधा परेशान हो गई कि क्या करे। दूसरी तरफ विक्रम अपने घर के रास्ते में था। उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी मुस्कुराहट थी और उसकी वजह थी विविधा की हरकतें। उसकी नजरों के सामने बार बार वह दृश्य घूम रहे थे जब विविधा ने उसके हाथ बांधे और छड़ी से उसे डराया भी, फिर प्यार से उसका चेहरा साफ किया। विक्रम सोचने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी सख्त मिजाज भी हो सकती है।
पता नहीं स्कूल में क्या करती होगी बच्चों के साथ। और ये ऐसी हरकतों के बाद आरुषि की फेवरेट टीचर बन भी कैसे गई। आरुषि की याद आते ही विक्रम अब संजीदा हो गया। उसे महसूस हुआ कि आरुषि को इतना नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन वह भी क्या करता। उसने उस शख्स की तरफदारी की जिसके बारे में वह एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। कितने प्यार से गया था कि उसके पास बैठकर बातें करूंगा थोड़ी देर, लेकिन सब खराब हो गया। खैर, गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि वह शख्स अगर मेरे लिए एक गलत पिता साबित हुआ तो वही आरुषि के लिए अच्छे पिता थे। वह तो अभी बच्ची है, मुझे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। विक्रम घर पहुंचा तो सिटिंग एरिया में दयाल काका की नजर उस पर पड़ी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि विक्रम गुस्से में ही वापस आएगा, पर वह तो शांत लग रहा था। काका बोले, कहाँ से आ रही हो और तुम्हारा मूड इतनी जल्दी सही कैसे हो गया? विक्रम नाराज सा बोला, तो आप क्या चाहते हैं, मैं बस गुस्से में ही घूमता रहूं? काका बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं गुस्सा करता हूँ तो आपको दिक्कत होती है, नॉर्मल रहता हूँ तो भी आपको दिक्कत होती है। दयाल काका बोले, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कार हुआ कैसे। विक्रम बोला, हो गया बस मेरा मूड सही। दयाल काका बोले, झूठ बोल रहे हो, सच बताओ कि माजरा क्या है। विक्रम बोला, कहा ना कुछ भी नहीं। तभी काका का फोन बज उठा। उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो जी, दयाल बोल रहा हूँ। कौन? ओ, तो आप विविधा के पापा बोल रहे हैं। नमस्ते भाई साहब। आरुषि के कमरे की तरफ जाता विक्रम यह सुन रुक गया। उसने मुड़कर काका की ओर देखा। ब्रजेश जी के पास खड़ी हुई विविधा अब डर रही थी कि कहीं काका यह न बोल दे कि वह तो बहुत पहले ही वहां से निकल चुकी थी। ब्रजेश जी बोले, देखिए दयाल जी, आपको तो पता ही है कि आजकल जमाना कितना खराब हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ट्यूशन वगैरह पढ़ाए, लेकिन इसे यह सब करना पसंद है और आरुषि बेटा की जरूरत पता है मुझे, तो मैंने रोका नहीं। लेकिन आप तो समझदार हैं। मैंने बस इतना कहने के लिए फोन किया था कि विविधा का ट्यूशन टाइम है तो 5:30 से 6:30, लेकिन चलो हो जाता है थोड़ा बहुत लेट, पर आगे से जरा ध्यान रखिएगा कि 7:30 से पहले ही ये घर के लिए निकल जाए। दयाल काका सोच में पड़ गए कि विविधा तो पहले ही निकल गई थी, फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने बात संभाली। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। माफी चाहता हूँ कि आपको परेशानी हुई, लेकिन क्या करूँ, आपकी बच्ची है ही इतनी प्यारी कि उसे घर से जाने देने का मन नहीं करता। बिटिया जब घर में आती है तो घर की रौनक बढ़ जाती है। ब्रजेश जी मुस्कुरा दिए और विविधा की ओर देखा, जो एक तरफ परेशान सी खड़ी थी। उसने जब बाबूजी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ। बाबूजी गुस्सा होने की जगह मुस्कुरा रहे हैं। लगता है काका ने बात संभाल ली। दयाल काका बोले, आइए ना कभी हमारे घर, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की। दोनों ने कुछ देर खूब अच्छे से बातें की। ब्रजेश जी ने दयाल काका का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और जल्द ही काका से मिलने का वादा किया। दयाल काका बोले, जरूर, मैं इंतजार करूंगा। दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ब्रजेश जी ने विविधा के सिर पर प्यार से हाथ रखा। दयाल जी काफी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, और खुद भी काफी मजेदार इंसान है। उनसे एक रोज मिलूंगा जरूर, कहकर वह अंदर चले गए। विविधा ने सुकून की सांस ली कि बच गई। वह खुश होते हुए अपने कमरे में चली गई। किचन के पास खड़ी हुई छवि जी सब देख रही थी। विविधा के चेहरे पर आज कुछ अलग ही खुशी थी, जिसे उन्होंने नोटिस कर लिया था। वह उसके पीछे पीछे चली गई। दयाल काका ने विक्रम की ओर देखा, जिसके चेहरे पर सवाल दिख रहे थे। विक्रम बोला, ये विविधा के पापा ने आपको क्यों फोन किया? सब सही है ना? दयाल काका ने जब उसके चेहरे पर विविधा के लिए चिंता देखी तो थोड़ी शरारत सूझी। उन्हें विक्रम ने आज इतना तंग किया था
तो उसका भी तो थोड़ा हिसाब बराबर करना बनता था ना। वो उसको परेशान करने के लिए गंभीर होने का नाटक करते हुए बोले, लगता है विविधा सही लड़की नहीं है। विक्रम चौंका। क्यों? दयाल काका बोले, बात ही ऐसी है, तकरीबन 1.5 घंटे पहले यहाँ से घर के लिए निकली थी और अब जाकर वहां पहुंची है। विक्रम थोड़ा असहज हो गया। दयाल काका बोले, अब तुम ही बताओ कि इतने वक्त तक कहाँ थी लड़की? आज कुछ परेशान भी लग रही थी। लगता है इसका भी कोई बॉयफ्रेंड है या फिर किसी गलत संगत में है, तभी तो घर वालों से झूठ बोला। मैं तो उसे कितनी अच्छी समझता था, पर वह तो एक बेकार लड़की निकली। कल आने दो उसे, मैं साफ कह दूंगा कि आरुषि को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी, कल को हमारी बच्ची को भी बिगाड़ देगी। विक्रम को गुस्सा आ गया। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, बिना कुछ जाने। हो सकता है कि किसी काम में फंस गई हो। काका बोले, अरे तुम नहीं जानते आजकल की लड़कियों को कि कितनी बिगड़ गई हैं। अगर काम से गई थी तो फिर अपने पापा से क्यों छुपाया? विक्रम बोला, जरूरी तो नहीं कि हर लड़की एक जैसी हो। काका बोले, तुम कब से उसकी तरफदारी करने लगे? तुम्हें तो वह कभी पसंद नहीं थी ना? विक्रम बोला, हाँ नहीं है पसंद, लेकिन वह गलत नहीं है। दयाल काका बोले, तुम कुछ नहीं जानते। विक्रम अब झुंझला उठा। मैं सब जानता हूँ काका, लेकिन आप कुछ नहीं जानते। दयाल काका बोले, क्या नहीं जानता मैं? यही कि विविधा 1 घंटे मेरे साथ थी। दयाल काका यह सुनकर दंग रह गए। क्या तुम्हारे साथ थी? लेकिन वह तो तुम्हारे जाने के बाद घर से निकली थी। तुम्हें कहाँ मिली? और यह बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ तुम दोनों के रिश्ते को हवा देने की कोशिश में लगा हूँ और तुम दोनों पहले ही आग जलाकर बैठे हो। विक्रम बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पार्क में जाकर बैठा हुआ था, पता नहीं वह भी कहाँ से आ गई। दयाल काका बोले, फिर कुछ नहीं, झगड़ने लगी। दयाल काका ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ढंग से 2 बातें भी नहीं कर सकते हो तुम लोग। विक्रम बोला, मैं क्यों करूं? लड़ने में बहुत माहिर है आपकी विविधा। लौटते वक्त अंधेरा हो गया, अब उसके पापा तो डांटेंगे ही ना। दयाल काका बोले, तुम भी कमाल करते हो। अकेले क्यों जाने दिया बच्ची को? कोई अनहोनी हो जाती तो? विक्रम बोला, पता है इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, इसलिए अपनी गाड़ी से उसके मोहल्ले तक पीछे गया था। जब वह अंदर चली गई तब लौट कर आया हूँ। दयाल काका यह सुनकर हंसने लगे। विक्रम बोला, आप हंस क्यों रहे हो? दयाल काका बोले, कुछ तो बदल रहा है तुम दोनों के बीच। विक्रम हड़बड़ा गया। नहीं तो किसने कहा आपसे? तुम्हारी हरकतों ने। पहले जब विविधा तुमसे लड़ती थी तो सड़ा हुआ मुंह बनाकर घूमते थे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उससे झगड़ा होने के बाद। विक्रम बोला, आपसे बात करना ही बेकार है। दयाल काका जोर से हंसने लगे। छवि जी विविधा के कमरे में उसके पीछे जा पहुंची। विविधा की नजर उन पर पड़ी तो मुस्कुरा दी। अब आप भी डांट लगाने आई हो कि लेट कैसे हो गई? छवि जी बोली, नहीं, मैं तो वो पूछने आई हूँ जो तू छुपा रही है। विविधा चौंक गई। मैं क्या छुपा रही हूँ माँ? झूठ मत बोल, सच सच बता कि क्या बात है। आज मेरी बेटी कुछ बदली हुई सी क्यों लग रही है? विविधा सोच में पड़ गई कि क्या कहे। विविधा बोली, नहीं तो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। छवि जी बोली, अपनी माँ को पागल मत बना। आज बाबूजी से डांट खाने के बाद भी तो खुश नजर आ रही है, वरना और दिन तो मुंह खुला लेती थी। फिर आज क्या हुआ? विविधा हंसते हुए बोली, क्योंकि आज मेरा मूड काफी अच्छा है। छवि जी बोली, वही तो पूछ रही हूँ कि आज तेरा मूड इतना अच्छा क्यों है, मुझे भी बताना। विविधा एकदम से बोल पड़ी, वह विक्रम है ना, आज उसे खूब परेशान किया मैंने। सच्ची बड़ा मजा आया जब बच्चों की तरह उसे डांटा और हाथ भी बांध दिए। छवि जी यह सुनकर चौंकी। क्या?
तूने उस खड़ूस उर्फ ड्रैकुला 2.0 के हाथ बांधे और उसने कुछ नहीं कहा? विविधा बोली। अरे कहना तो दूर माँ, उल्टा वह तो मेरे हाथ में छड़ी देख भीगी बिल्ली बनकर रह गया। बेचारे के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। छवि जी हैरानी से उसे देखने लगी। ये चमत्कार कैसे हुआ भला? जितना तूने उसके बारे में आज तक मुझे बताया है, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि विक्रम जैसा गुस्सैल लड़का तुझसे डर जाए और तेरी सारी हरकतें बर्दाश्त कर ले। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो बता तो जरा कि पूरा मामला क्या है। विविधा ने छवि जी को पूरा किस्सा कह दिया। छवि जी गंभीर हो बोली, बहुत बुरा हुआ है बेचारे के साथ। वह ऐसा खुद नहीं है, बल्कि हालातों ने उसे ऐसा बनाया है। खैर, आरुषि भी बच्ची है, तो उस पर गुस्सा नहीं निकालना था विक्रम को। विविधा बोली, आप सही कह रही हैं माँ। आपको पता है, दयाल काका भी अक्सर यही कहते हैं कि उनका विक्रम पहले ना के बराबर गुस्सा करता था और सभी से बड़े प्यार से पेश आता था। माँ, क्या विक्रम हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या वो कभी पहले जैसा नहीं होगा? छवि जी एक पल को विविधा को देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। हाँ भी और नहीं भी। विविधा असमंजस में बोली, क्या मतलब? छवि जी बोली, मतलब ये कि अगर उसे ऐसा कोई मिल गया जो उसके जख्मों पर मरहम लगा सके तो वो बदल जाएगा, वरना शायद हमेशा ऐसे ही रहेगा। विविधा विक्रम के बारे में सोचते हुए बोली, वैसे माँ, विक्रम अब भी इतना बुरा नहीं है। आपको पता है, आज जब मैं घर लौटते वक्त लेट हो गई थी तो वो चुपके से मोहल्ले के बाहर तक मेरे पीछे आया कि मैं सही से यहाँ तक पहुँच जाऊं। विक्रम फिक्र आज भी करता है, बस जताना छोड़ दिया है और अपने सारे एहसासों को खुद के अंदर ही समेट कर रखता है वो। विविधा विक्रम की तारीफ करने लगी। छवि जी शांत से उसकी बातें सुनने लगी। उन्हें विविधा की आंखों में एक अलग ही तरह का उत्साह दिखाई दे रहा था। वह समझ रही थी कि विविधा को विक्रम पसंद आने लगा है शायद। जब काफी देर तक विविधा बोलती रही तो छवि जी उठ खड़ी हुई। खाना लगा देती हूँ, आकर खाना खा ले, क्योंकि इस विक्रम पुराण से तो पेट नहीं भरेगा तेरा। कमाल ही हो गया ये तो। कल तक मेरी बेटी जिस लड़के की बुराई करते नहीं थकती थी और उसके कई उल्टे सीधे नाम रखती थी, आज मेरी वही बेटी उसी लड़के की तारीफ करते नहीं थक रही। मेरी बेटी अब बदलने लगी है। आगे कुछ भी सोचने या फैसला लेने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान समझ लेना, यही सही रहेगा, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। छवि जी अब विविधा के कमरे से बाहर निकल गई। विविधा सोच में पड़ गई कि माँ क्या कहकर गई हैं। वह एक बार फिर विक्रम को याद करने लगी। तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। केयरिंग भी हो, पर वह बात अलग है कि जताते नहीं हो। मैं अभी कुछ ज्यादा ही खड़ूस रहती आई हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अब से कोशिश करूंगी कि थोड़ी नरमी से पेश आऊं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 17। रात को खाना खाने के बाद ब्रजेश जी छवि जी को बता रहे थे कि दयाल काका कैसे उनकी बेटी की तारीफ कर रहे थे।